साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है घटनाचक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो सामान्य अध्ययन की पूर्वालोकन की सीरीज है, तो इसी के तहत हम लोग जो है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पूर्वालोकन की जो पुस्तक है इसको कवर कर रहे हैं। यह पूरी पुस्तक जो है 11 खंडों में विभाजित है, मतलब 11 सेक्शन में इसे बांट सकते हैं। तो इसका पहला सेक्शन जो है पर्यावरण एवं सतत विकास से संबंधित जो भी प्रश्न थे उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज की वीडियो में जो इसका दूसरा सेक्शन है पारिस्थितिकी, इससे संबंधित जो भी प्रश्न सिविल सर्विसेज की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग पूरी व्याख्या के साथ देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे बता दूं कि यदि आपको इस पुस्तक का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहां से आप जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड करके घटनाचक्र मोबाइल ऐप पर पढ़ सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के वीडियो को, जो कि इसका दूसरा सेक्शन है पारिस्थितिकी। इससे संबंधित प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो चलिए पारिस्थितिकी से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है आपका वह है कि पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। किसके बीच के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है? तो यह जो है जीव और वातावरण के बीच के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव समुदायों तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। जीव तथा उसके बाहरी वातावरण के बीच एक सक्रिय संबंध होता है। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था किसने? तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है, टांसले ने। किसने? एजी टांसले ने पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था, एजी टांसले ने। देखिए, वर्ष 1935 में एजी टांसले द्वारा सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र, इंग्लिश में कहें तो इकोसिस्टम, की संकल्पना प्रस्तावित की थी। एजी टांसले के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है जिसकी रचना अजैविक एवं जैविक घटकों से होती है। अगला है, निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो 4 विकल्प हैं। पहला, यह अजैविक एवं जैविक दोनों संगठकों से युक्त होता है, सही है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, ये भी सही है। यह एक बंद तंत्र होता है, नहीं। यह एक ओपन तंत्र होता है, बंद तंत्र नहीं होता है, ठीक है, खुला तंत्र होता है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो सही नहीं है। यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, ये सही है। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र जो है इकोसिस्टम एक खुला तंत्र होता है क्योंकि इसमें ऊर्जा तथा पदार्थों का लगातार निवेश तथा बहिर्गमन, मतलब इनपुट और आउटपुट होता रहता है। ध्यातव्य है कि बंद तंत्र में यह क्रियाएं नहीं होती हैं। अगला है, किन 4 घटकों द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है? तो इसमें सी विकल्प देखिए। तो जो पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम है इसका निर्माण अजैविक पदार्थ, उत्पादक, उपभोक्ता और वियोजक, डिकम्पोजर, इनसे मिलकर के होता है, ठीक है। वियोजक, अपघटक या डिकम्पोजर होते हैं। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही नहीं है? 4 विकल्पों में से पहला, पारिस्थितिकी तंत्र किसी निश्चित स्थान समय इकाई के समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है, सही है। यह एक कार्यशील इकाई होती है, ये भी सही है। इसकी अपनी उत्पादकता होती है, ये भी सही है। यह एक बंद तंत्र होता है, नहीं। हमने ऊपर ही देखा कि यह एक क्या होता है, ओपन, खुला तंत्र होता है, ना कि बंद तंत्र होता है। इसमें इनपुट और आउटपुट दोनों होता रहता है। अगला प्रश्न है आपका कथन कारण का प्रश्न है। तो अभिकथन है कि जीवमंडल एक खुला विवृत तंत्र का उदाहरण है, यह कथन सही है। कारण, जीवमंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता, परंतु ऊर्जा के निवेश एवं बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। यह कथन गलत है क्योंकि जीवमंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः भी नए पदार्थों का निवेश हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए कथन सही है, कारण गलत है। जैवमंडल मिट्टी, सैल, जल तथा वायु से बनी हुई एक परत है। जैवमंडल जो होता है, जो बायोस्फीयर है, ये मिट्टी, सैल, जल तथा वायु से बनी हुई एक परत है जो पृथ्वी के चतुर्दिक आवरण मंडल के रूप में व्याप्त सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है जिसके साथ जीवित जीव संबंधित है तथा जैवमंडल जीवों का भरण पोषण करता है। जो बायोस्फीयर होता है वो जीवों का भरण पोषण करता है। यह एक खुला तंत्र, ओपन सिस्टम है क्योंकि इसमें पदार्थों का लगातार निवेश तथा बहिर्गमन, इनपुट और आउटपुट होता रहता है। ध्यातव्य है कि पारिस्थितिकी तंत्र अर्थात इकोसिस्टम से पोषक न्यूट्रिएंट कभी समाप्त नहीं होते हैं, ये बार बार पुनः चक्रित होते हैं एवं अनंत काल तक चलते रहते हैं। हालांकि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो एक दिशीय होता है तथा ऊर्जा का 10% भाग ही एक पोषण स्तर से ट्रॉपिक लेवल से अगले पोषण स्तर में स्थानांतरित होता है, जिसे लिंडेमान का 10% नियम कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का निवेश तथा बहिर्गमन चलता रहता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह है आपका जैवमंडल, बायोस्फीयर। देखिए, जैवमंडल, बायोस्फीयर जो है मिट्टी, सैल, जल तथा वायु से बनी हुई एक परत है जो पृथ्वी के चतुर्दिक आवरण मंडल के रूप में व्याप्त सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है जिसके साथ
जीवित जीव लिविंग ऑर्गेनिज्म संबंधित हैं तथा यह मंडल जीवों का भरण पोषण करता है। इस प्रकार जैव मंडल एक आधारभूत ग्रही तंत्र बेसिक ग्लोबल सिस्टम होता है जिसके जैविक अर्थात बायोटिक एवं अजैविक अबायोटिक दो संगठक होते हैं। आगे चलते हैं। अब परितंत्र के घटक से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न है आपका कि जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं, उसे आवास कहते हैं। जहाँ जीव रहता है उसे आवास कहते हैं। ठीक है, तो सटीक जगह या एक्चुअल लोकेशन को आवास या हैबिटेट कहलाता है वो। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है। चार विकल्पों में से देखें। पहला, एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करने वाले जीवों का एक समुदाय। दूसरा, पृथ्वी का वह भाग जो सजीव जीवों लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा आवासित है। तीसरा, जीवों का समुदाय ऑर्गेनिज्म का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं, इन दोनों के मध्य का इंटरेक्शन होता है। तो सी ऑप्शन जो है ये आपका सही है। ठीक है, ये सबसे सही वर्णन कर रहा है। किसी क्षेत्र के सभी जैवधारी या जैव घटक तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक बायोटिक और अबायोटिक घटक संयुक्त रूप से परितंत्र इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। पारितंत्र जैविक व अजैविक घटकों से मिलकर बनी हुई एक रचना होती है। अगला प्रश्न है कि अधोलिखित में से कौन सा जीव से जैव मंडल बायोस्फीयर तक जैविक संगठन का सही क्रम है। तो देखिए, जनसंख्या मिलकर के समुदाय बनाती, समुदाय मिलकर के पारिस्थितिक तंत्र बनाता और पारिस्थितिक तंत्र मिलकर भूदृश्य बनाते हैं। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। जनसंख्या, फिर जनसंख्या से बड़ा समुदाय, समुदाय से बड़ा पारिस्थितिक तंत्र, तो पारिस्थितिक तंत्र से बड़ा भूदृश्य होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है। तालाब, खेत, वन। तो इसमें से जो खेत होता है, खेत ये जो है आपका कृत्रिम पारितंत्र है। तालाब भी आपके प्राकृतिक हो सकते हैं। ठीक है, कृत्रिम और प्राकृतिक दोनों हो सकते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है जो पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपका चार कथन है, बताना है इनमें से सही कौन सा। पहला, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टांसले ने किया था, ये कथन सही है। दूसरा, जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें स्वपोषित ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, ये भी सही है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उपभोक्ता अपने भोजन का उपभोग करता नहीं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा जो उत्पादक होता है वो अपने भोजन का निर्माण करता है। तो तीसरा गलत है। चौथा, वियोजक जो होते हैं डिकम्पोजर अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करते हैं। नहीं, डिकम्पोजर कार्बनिक पदार्थ को अकार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करते हैं, इसलिए तीसरा चौथा गलत है, पहला दूसरा सही है, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत जैविक संगठकों को दो प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है। एक पहला है स्वपोषित संगठक और दूसरा है परपोषित संगठक। स्वपोषित संगठक अर्थात ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट्स वे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण तथा रसायन संश्लेषण द्वारा अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं, इन्हें ही उत्पादक कहा जाता है। उपभोक्ता जो होते हैं वो परपोषी जीव होते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। और वियोजक जो होते हैं वो कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। अगला प्रश्न है, इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है। इकोसिस्टम के संबंध में निम्न चार विकल्पों में से कौन सत्य है। पहला, प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित होते हैं, नहीं अधिकतम रूप से आश्रित होते हैं, पहला गलत हो गया। दूसरा, प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों से संख्या में अधिक होते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, उत्पादक ज़्यादा होते हैं। सी, उत्पादक जो होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं, उत्पादक जो होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं, ये कथन आपका सी वाला सही है। डी, द्वितीयक उपभोक्ता अधिकतम होने के साथ साथ बहुत ही शक्तिशाली हैं, नहीं ये अधिकतम नहीं होंगे। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक पोषण स्तर से आगे बढ़ने पर ऊर्जा का ह्रास होता है। पारिस्थितिकी तंत्र उत्पादकों की संख्या प्राथमिक उपभोक्ताओं तथा शाकाहारी से अधिक होती है तथा पारिस्थितिकी तंत्र में शाकाहारियों की संख्या मांसाहारियों से अधिक होती है। अगला है कथन कांड का प्रश्न है। कथन कांड का प्रश्न है, बताना है कौन सा सही है, कौन सा विकल्प। देखिए, अभिकथन है कि पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, ये कथन गलत है क्योंकि वो निर्भर हैं। कारण मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, ये सही है। तो कथन गलत है, कारण सही है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। तो धान का खेत जो होता है ये कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र के तहत आएगा। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। मरुस्थलीय, घास के मैदान, पर्वतीय, सामुद्रिक। तो सामुद्रिक जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो सबसे अधिक
क्षेत्र पर फैला हुआ है, डी ऑप्शन हो जाएगा। पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार है। पृथ्वी पर विद्यमान जलीय पारिस्थितिकी तंत्र अर्थात जलमंडल का लगभग 97% समुद्री जल होता है। अतः यह तंत्र विश्व के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है और सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र एक स्थायी पारितंत्र का उदाहरण है, इकोसिस्टम का उदाहरण है। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है, तो ये आपका समुद्र है, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, तो ये है आपका सागरीय या महासागर, तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। सागरीय या महासागर पारिस्थितिकी तंत्र सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र अपनी रासायनिक संरचना के कारण स्थिर रहता है। सागरी जल खारा सलाइन होने के साथ ही घुलित ऑक्सीजन डिजॉल्व ऑक्सीजन प्रकाश व तापमान के स्थिर रहने के कारण सबसे स्थिर तंत्र है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है, तो अभी ऊपर हमने देखा समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। निम्नलिखित में से कौन एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग नहीं है, उपभाग नहीं है, देखिए तो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में पर्वत पारिस्थितिकी तंत्र आएगा, निम्न स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र आएगा, अर्धशुष्क पारिस्थितिकी तंत्र आएगा, परंतु इसमें सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र नहीं आएगा, ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के तहत आएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला अब यहाँ पे पारिस्थितिकी असंतुलन संबंधित प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। पहला है निम्न से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है। देखिए पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है, तो वन रोपण, वर्षा जल प्रबंधन, जैव मंडल भंडार ये पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं, परंतु वनों को काटना डिफॉरेस्टेशन ये जो है पारिस्थितिकी संतुलन को बिगाड़ता है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है, तो ये है वनोन्मूलन मतलब डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों का वनों का काटना, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है, तो देखिए लकड़ी काटने से जो है पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है, जबकि सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव और वन रोपण से पारिस्थितिक संतुलन क्या होता है, बेहतर होता है। अगला है निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है, जल प्रबंधन, वन रोपण, औद्योगिक प्रबंधन, वन जीव सुरक्षा, तो इसमें से औद्योगिक प्रबंधन का संबंध जो है वो प्रत्यक्ष रूप से पारिस्थितिकी संतुलन से नहीं है, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से देखें तो इसका संबंध भी आपको पारिस्थितिकी संतुलन से मिलेगा, औद्योगिक प्रबंधन का भी, ठीक है, परंतु प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा जाएगा। यहाँ पे जल प्रबंधन, वन रोपण और वन्यजीव सुरक्षा ये प्रत्यक्ष रूप से पारिस्थितिकी संतुलन से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है अब वहन क्षमता व पारिस्थितिकी कर्मता से संबंधित प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें जो आपका पहला प्रश्न है कि किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है क्या कहलाती है, उसे वहन क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं, वहन क्षमता, कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। वहन क्षमता या जनसंख्या वहन क्षमता, कैरिंग कैपेसिटी किसी भौगोलिक क्षेत्र के पारितंत्र में किसी जीवधारी प्रजाति की उस अधिकतम जनसंख्या के रूप में परिभाषित की जाती है जिसे उस पारितंत्र के संसाधन पोषण प्रदान कर सकते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक् स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है। तो देखिए चार चीज़ें हैं, संक्रमिका अर्थात इकोटोन, पारिस्थितिकी कर्मता, आवास क्षेत्र, तो इसमें पारिस्थितिकी कर्मता जो है ये सही उत्तर है। पारिस्थितिकी कर्मता पद द्वारा केवल किसी जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका, फंक्शनल रोल का भी वर्णन किया जा सकता है। अब खाद्य श्रृंखला से संबंधित प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए इससे संबंधित जो पहला प्रश्न है आपका कि एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या होगा, तो घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डे को मेढक खाएगा, मेढक को सर्प खाएगा, तो ये आपका सही क्रम है, ठीक है, तो ए ऑप्शन। आगे चलते हैं, इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है, तो देखिए घास, गेहूं, आम, नहीं, बी ऑप्शन पढ़िए, घास को बकरी खाएगी और बकरी को आदमी खा लेता है जो मांसाहारी लोग होते हैं, ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवीय संगठक नहीं है, मतलब बायोटिक संगठक नहीं है, तो वायु जो है ये अबायोटिक है, अजैविक संगठक है, जबकि वनस्पति, जीवाणु, जानवर ये जीवीय संगठक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है पारितंत्र में अर्थात इकोसिस्टम में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके पास 3 कथन है, बताना इनमें से कौन सा या से सही है। पहला, खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है, जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है, सही है। खाद्य श्रृंखला एक जात की समष्टि के अंतर्गत पाई जाती है, नहीं।
विभिन्न जातियों के अंतर्गत पाई जाती है, तो दूसरा गलत है। तीसरा, खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संख्याओं का जो दूसरों के द्वारा खाई जाती है निर्देशन करती है। खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संख्याओं का जो दूसरों के द्वारा खाई जाती है निर्देशन करती है, नहीं, ये गलत है। तो पहला सही है, दूसरा तीसरा गलत है, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का अंतरण क्रमबद्ध स्तरों की या लेवल की एक श्रृंखला में होता है, जिसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न जीव, पेड़ पौधे एवं जंतु अपनी पोषण संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। खाद्य श्रृंखला विभिन्न जाति की समष्टि के अंतर्गत पाई जाती है, मतलब एक ही जात नहीं, विभिन्न जाति के समष्टि के अंतर्गत पाई जाती है। खाद्य श्रृंखला दूसरों का आहार बनने वाले प्रत्येक जीव की संख्याओं का निर्देशन नहीं करती है। अगला है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? नीचे दिए कोर्स से सही उत्तर चुनिए। चींटी, हिरण, लोमड़ी, बाघ। कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? ठीक है, मतलब जो घास इत्यादि खाते हैं। तो इसमें आप देखिए, हिरण जो है आपका, चींटी और हिरण ये प्राथमिक उपभोक्ता के तहत आएंगे। चींटी वैसे मांसाहारी भी होती है, ठीक है, डिकम्पोजर का भी काम करती है। तो यहाँ पर 1 और 2 ये आ जाएगा, जबकि लोमड़ी जो है आपका शाकाहारी में नहीं है। लोमड़ी, बाघ शाकाहारी में नहीं आते हैं। किसी खाद्य श्रृंखला में मुख्यतः शाकाहारी प्राणी ही प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। दिए गए विकल्पों में हिरण शाकाहारी प्राणी है, अतः यह प्राथमिक उपभोक्ता है। चींटी अपघटक तथा मतलब डिकम्पोजर तथा प्राथमिक उपभोक्ता दोनों की श्रेणी में आते हैं, अतः यह पौधों की खाकर मतलब जो खाल छाल होती है से सेलुलोज से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। पौधों को खा करके सेलुलोज से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अगला है, कुछ कारणोंवश यदि तितलियों की जात स्पीशीज की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसके संभावित परिणाम क्या हो सकता है या हो सकते हैं? 3 चीज़ें दी गई हैं। पहला, कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो तितलियां होती है पॉलिनेशन में मतलब परागण में काफ़ी अहम रोल अदा करती हैं। तो पहला सही है। दूसरा, कुछ कृषि पौधों में कवकीय संक्रमण प्रचंड रूप से बढ़ सकता है, नहीं, ये सही नहीं है। तीसरा, इसके कारण बर्रों, मकड़ियों और पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समष्टि में गिरावट हो सकती है, क्योंकि ये एक खास श्रृंखला बनाते हैं। तो पहला और तीसरा सही है, पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। देखिए, तितलियां कई पुष्पीय पौधों के परागण पॉलिनेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, अतः इनकी संख्या में गिरावट से पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तितलियां खास श्रृंखला में निम्न सदस्य होती हैं, लोअर मेंबर के रूप में कार्य करती हैं। बर्रे, मकड़ी, पक्षी, मेढक, सर्प इत्यादि का भोजन, अतः तितलियों की संख्या में गिरावट से इस खास श्रृंखला पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अगला है, खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव क्या है? तो मानव जो है ये आपका प्राथमिक तथा द्वितीय उपभोक्ता दोनों में आता है, मतलब शाकाहारी और मांसाहारी दोनों में आता है, ठीक है। तो इसलिए आपका प्राथमिक तथा द्वितीय उपभोक्ता दोनों कैटेगरी में है। समुद्री वातावरण में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? तो ये फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं ये होते हैं प्राथमिक उत्पादक होते हैं, ठीक है। समुद्री खाद्य श्रृंखला में फाइटोप्लैंक्टन्स मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की अधिकतर मात्रा के लिए फाइटोप्लैंक्टन्स ही उत्तरदायी होते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की अधिकतर मात्रा के लिए फाइटोप्लैंक्टन्स ही उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। ये एक तरह के समुद्र के छोटे पौधे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो समुद्र में बहुत बड़ा है, तो इस प्रकार से बहुत बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? कौन सा उत्पादक घटक है? देखिए, जो हरे पौधे होते हैं वही उत्पादक घटक हैं केवल, ठीक है। बाकी गाय, मोर, बाघ ये उपभोक्ता हैं। आगे चलते हैं। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत कौन आते हैं? तो प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत हरित पादप आते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन का निर्माण करते हैं। जैविक एवं अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलिए का कार्य कौन करता है? तो देखिए, परजीवी, वियोजक, उत्पादक, उपभोक्ता। स्टार है, क्यों स्टार है? देखिए, यहाँ पे जो जैविक और अजैविक संगठक इनके मध्य जो बिचौलिए का कार्य करता है वो वियोजक मतलब डिकम्पोजर और उत्पादक दोनों करते हैं। वह सभी पौधे जो कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं उत्पादक कहलाते हैं। एक और जहाँ ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होते हैं? ये अजैविक घटकों का इस्तेमाल करते हैं तथा मृदा से खनिज व पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। वहीं दूसरी ओर ये स्वयं उपभोक्ताओं के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के स्रोत के रूप में विद्यमान होते हैं। वहीं वियोजक मृत जीवों का अपघटन करके पुनर्चक्रण का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर बी और सी दोनों हो जाएगा, ठीक है। यदि एक को चुनना होगा तो आप सी चुनिएगा, उत्पादक। आगे चलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम
के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके पास दो कथन दिए गए, बताना सही कौन से। पहला, स्वपोषी या स्वपोषणज स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है, सही है। द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी विषम पोषणज स्तर के उत्पादन से है, ये भी सही है। दो के दोनों कथन यहाँ पर सही है, इसलिए 1 और 2 दोनों सही, सी ऑप्शन। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक संगठनों को दो प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है, स्वपोषित संगठक और परपोषित संगठक। स्वपोषित संगठक मतलब ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट, ये होते हैं जो उत्पादक का कार्य करते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण तथा रसायन संश्लेषण द्वारा अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं। यह प्राथमिक पोषक या उत्पादक कहलाते हैं। वहीं प्राथमिक उपभोक्ता परपोषित जंतु होते हैं जो स्वपोषित पौधों मतलब प्राथमिक उत्पादक द्वारा उत्पन्न जैविक तत्वों से अपना आहार ग्रहण करते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता से तथा तृतीयक उपभोक्ता प्रायः द्वितीयक उपभोक्ता द्वारा उत्पन्न जैविक तत्वों से अपना आहार प्राप्त करते हैं। आगे चलते हैं, निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित है। 4 विकल्प है। पहला, पर्वत सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र, नहीं, समुद्र होता है। अजैविक अवयव जीवाणु जो है जैविक अवयव होता है। हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित होते हैं, ये सही है। वर्षा ग्लोबल वार्मिंग का रीजन है, नहीं, ये गलत है। अगला है, देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी वर्षा नहीं होती बल्कि जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन आदि होते हैं। पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार का या के जीव अपघटक जीव कहलाता है या कहलाते हैं। विषाणु, कवक, जीवाणु। तो सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसमें से देखिए, जो आपके एक सेकेंड, विषाणु जो वायरस होते हैं वो इसमें शामिल नहीं है, वो अपघटक में नहीं आते हैं। अपघटक जीव कौन से होते हैं, कवक और जीवाणु, फंगस और बैक्टीरिया आते हैं। तो यहाँ पर 2 और 3 अर्थात बी ऑप्शन हो जाएगा। अपघटक वे जीव होते हैं जो अपक्षय या सड़न की प्रक्रिया को तेज करते हैं जिससे पोषक तत्वों का पुनः चक्रीकरण हो सके। अपघटक निर्जीव कार्बनिक तत्वों को अकार्बनिक यौगिकों में तोड़ते हैं। सूक्ष्म जीवों की एक विशिष्ट किस्म जैसे फफूंद, जीवाणु, गोलकृमि, प्रोटोजोआ और केचुआ अपघटकों की भूमिका अदा करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है, आहार श्रृंखला का। तो इसमें पहला ऑप्शन जो है डाइटम को का जो है ग्रहण कौन करता है, क्रस्टेशियाई, और फिर इसको हेरिंग। हेरिंग क्या है, मांसाहारी उपभोक्ता, यहाँ चार्ट में देख सकते हैं। डाइटम स्वपोषी होता है और क्रस्टेशियाई शाकाहारी उपभोक्ता होता है और जो हेरिंग होता है मांसाहारी उपभोक्ता। इस प्रकार से ये श्रृंखला समुद्र में कार्य करती है, ए ऑप्शन। अगला है ऊर्जा का प्रभाव पे आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, इसमें आपका पहला प्रश्न है पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। तो यह है सौर ऊर्जा। कौन सा है, तो सौर ऊर्जा, अर्थात सी ऑप्शन हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल कौन सा होता है, तो ये सौर ऊर्जा होती है, डी ऑप्शन। अगला है निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे 4 विकल्प हैं। पहला, जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो एक दिशीय होता है, ये कथन आपका पूरी तरीके से सही है। दूसरा, जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय होता है, गलत है। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा का सापेक्षिक क्षय घटता जाता है, नहीं, सापेक्षिक क्षय बढ़ता जाता है। डी, प्रगामी बढ़ते पोषण स्तरों के साथ प्रजातियां सुलभ ऊर्जा का उपयोग करने में कम दक्ष होती हैं, नहीं, अधिक दक्ष होती हैं, ठीक है। अगला है 10% नियम किससे संबंधित है। तो ये ऊर्जा का एक खाद्य के रूप में पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचने से संबंधित है। देखिए, लिंडेमान ने 1942 में दिया था ये नियम। लिंडेमान ने 10% का नियम 10% ला दिया। इस नियम के अनुसार शाकाहारी जंतु उत्पादक की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का 10% भाग अपने में संचित करता है। जब कोई मांसाहारी जंतु इस शाकाहारी जंतु को खाता है तो वह शाकाहारी की 10% ऊर्जा संचित करता है, ठीक है। मतलब यदि मान लीजिए कि पेड़ के पास 1000 है तो उसका 10%, 1000 का आप 10% निकालेंगे तो वो आपका किसके पास जाएगा, शाकाहारी के पास जाएगा। तो 1000 का 10% कितना हो गया, 100। अब जब उस शाकाहारी को कोई मांसाहारी खाएगा तो उस 100 का 10% जो है मांसाहारी के पास जाएगा, तो 100 का 10% कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो प्राथमिक उत्पादक से शाकाहारी के पास 100 आया, और मतलब 100 यूनिट मान लीजिए, और शाकाहारी से मांसाहारी के पास कितना जाएगा, 10 जाएगा। तो यही चीज़ है नियम ये, ठीक है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होगा, सदैव सीधा होगा, हमेशा सीधा होगा ऊर्जा का पिरामिड, ठीक है, क्योंकि आधार पे सबसे अधिक होगा। जैसे जैसे आप उत्पादक से उपभोक्ता की तरफ बढ़ते जाएंगे ऊपर, ऊर्जा क्या होगी, ज़्यादा क्षयित होती जाएगी। अगला है पोषक स्तर बनते हैं किससे।
पोषक स्तर खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबद्ध होने से बनता है। खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का एक ऐसा क्रम है जिससे किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। खाद्य श्रृंखला में 3 से 4 पोषण स्तर होते हैं। जैसे पहले पोषण स्तर 1, इसमें क्या होते हैं, स्वपोषित जीव मतलब प्राथमिक उत्पादक होते हैं। पोषण स्तर 2 में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। तीसरे स्तर पर जो है द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं और चौथे पे सर्वाहारी होते हैं, अंतिम उपभोक्ता होते हैं। तो अधिकतम 4 पोषण स्तर तक ही होता है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या होती है, घटती है। जैसे जैसे आप एक पोषण स्तर से ऊपर के पोषण स्तर में जाएंगे तो ऊर्जा की मात्रा का स्थानांतरण जो है घटता जाएगा। आगे चलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा क्या होती है, घटती है। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है किस प्रकार का, जो सर्वाहारी ओमनिवोर्स होते हैं। यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है जीवभार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा होता है, तो तालाब में जो है ये आपका उल्टा होता है, जीवभार का पिरामिड। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न स्तरों के प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जैवभार के रेखा चित्रीय निरूपण को जैवभार का पिरामिड कहते हैं। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जैवभार का पिरामिड सीधा होता है, जबकि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र जैसे तालाब या समुद्र आदि में जैवभार या बायोमास का पिरामिड जो होता है वो उल्टा होता है, उल्टा इन्वर्टेड होता है। अब अगला प्रश्न है कि बायोमास का एक उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में पाया जाता है, तो ये जो जलीय होते हैं, चाहे समुद्र हो या आपका तालाब। तो यहाँ पे ए ऑप्शन समुद्र हो जाएगा। अब जैववानिकी एवं जैविक आवर्धन से संबंधित प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है कि जैववानिकी बायोनॉमिक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं। तो यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं। पहला, इसका शाब्दिक अर्थ होता है जीवन का प्रबंधन। नहीं, बायोनॉमिक्स या जैववानिकी का मतलब जीवन का प्रबंधन नहीं होता है। तो पहला कथन आपका गलत हो गया। दूसरा, यहाँ पारिस्थितिकी तंत्र का पर्याय है सिनोनोम्स है, सही है। तीसरा, यह प्राकृतिक तंत्रों के मूल्य पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करते हैं, ये भी सही। तो दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। देखिए जैववानिकी अर्थात बायोनॉमिक्स ग्रीक शब्द बायो तथा नॉमिक्स शब्दों से मिलकर बना है। बायो शब्द का तात्पर्य जीव या जीवन होता है, लाइफ होती है, जबकि नॉमिक्स ग्रीक शब्द नॉम से व्युत्पन्न होता है, इसका अर्थ होता है नियम या लॉ। इस प्रकार बायोनॉमिक्स शब्द का शाब्दिक अर्थ जीवन के नियम प्रतीत होते हैं, जीवन के नियम प्रतीत होते हैं, ना कि जीवन का प्रबंधन। जैववानिकी पारिस्थितिकी तंत्र का पर्याय है, यह प्राकृतिक तंत्र के मूल्यों पर बल देता है। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र में डीडीटी का समावेश होने के बाद निम्नलिखित में से किस एक जीव में उसका संभवतः अधिकतम सांद्रण प्रदर्शित होता है। तो जो सबसे ऊपर होगा, जो खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर होगा, तो सांप इसमें आ जाएगा। देखिए खाद्य इन चारों में टिड्डा, भेक, मवेशी, सांप। खाद्य श्रृंखला में डीडीटी का सांद्रण प्रथम स्तर पर सबसे कम, द्वितीय स्तर पर उससे अधिक तथा तृतीय स्तर पर सबसे अधिक होगा। चूंकि सांप एक तृतीयक उपभोक्ता है अर्थात डीडीटी का सांद्रण सांप में सबसे अधिक होगा। अगला है, अब यहाँ पे जैव भू रासायनिक चक्र एवं जैविक अनुक्रमण से संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला है पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रों को क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में अजैविक तत्वों के जैविक प्रावस्था में परिवर्तन तथा इन जैविक तत्वों के अजैविक रूप में पुनरागमन के प्रारूप को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। अगला निम्नलिखित जैव भू रासायनिक चक्रों में से किसमें चट्टानों का अपक्षय चक्र में प्रवेश करने वाले निम्नलिखित जैव भू रासायनिक चक्रों में से किसमें चट्टानों का अपक्षय चक्र में प्रवेश करने वाले पोषक तत्व के निर्मुक्त होने का मुख्य स्रोत है, तो फास्फोरस चक्र में फास्फोरस मुख्य रूप से चट्टानों के अपक्षय से मुक्त होती है, क्योंकि यह मुख्य रूप से चट्टानों में फास्फेट खनिज के रूप में होता है। उल्लेखनीय है कि यह कटाव एवं खनन गतिविधियों से अपक्षय चक्र में प्रवेश करता है। अगला प्रश्न है आपका कि घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं। पहला, कीटों एवं कवकों के कारण नहीं, सीमित सूर्य के प्रकाश एवं पोषक तत्वों की कमी कारण नहीं, जल की सीमाओं एवं आग के कारण, मतलब इतना वहाँ पे जल नहीं होता है कि वो बढ़ सके और आग लगने की वजह से भी ऐसा होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। घास स्थलों में घास वर्षा के अधिकतर जल को पौधों की जड़ों तक पहुंचने से पूर्व ही अवशोषित कर लेती है। साथ ही यह आग लगने आदि कारणों से घास स्थलों की भूमि पथरीली और बंजर हो जाती है। ऐसी भूमि लाइकेनों के उगने के लिए आदर्श वातावरण उपलब्ध कराती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अनुक्रमण की प्रवस्थाओं का सही क्रम है, जैविक अनुक्रमण की प्रवस्थाओं का। तो इसमें देखिए सबसे पहले नग्नीकरण, न्यूडेशन, फिर प्रवास हैबिटेट, तीसरे स्थापन, चौथा है प्रतिक्रिया और पांचवा है फिक्सेशन स्थिरीकरण।
तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एक क्रम याद रखिएगा। ओडम नामक वैज्ञानिक ने अनुक्रमण को एक क्रमागत विधि बताया। और क्लीमेट्स के अनुसार जैविक अनुक्रमण का सही क्रम क्या है? नग्नीकरण, न्यूडेशन, फिर दूसरे स्तर पर प्रवास अर्थात माइग्रेशन, तीसरे स्तर पर अस्थापना ईशिश, और चौथे पे रिएक्शन प्रतिक्रिया, और फिर आपका स्थिरीकरण या चरम सीमा आती है, स्टेबलाइजेशन या क्लाइमेक्स आता है। तो ये क्रम याद रखिएगा, नग्नीकरण, प्रवास, अस्थापन, प्रतिक्रिया और आपका स्थिरीकरण या चरम सीमा। ठीक है, आगे चलते हैं। पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो ये पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग जो है बेनेट के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? बेनेट के द्वारा किया गया। ठीक है, इसका प्रयोग सर्वप्रथम जॉन डब्ल्यू बेनेट द्वारा किया गया। इन्होंने यह अवधारणा वर्ष 1976 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द इकोलॉजिकल ट्रांजिशन, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी एंड ह्यूमन एडॉप्टेशन में प्रस्तुत किया था। अगला है समुदायों का पूर्ण रूप जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है। समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है क्या कहलाता है? यह शियर कहलाता है। समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है उसे शियर कहते हैं। ठीक है, एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना क्या कहलाता है? तो इसका पोषक तत्वों का गुजरना जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। क्या कहलाता है? जैव भू रासायनिक चक्र या बायोजियोग्राफिकल साइकिल कहलाता है, या पोषक चक्र न्यूट्रिएंट साइकिल कहलाता है। अगला है, अब पारिस्थितिकी आंदोलन से संबंधित प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययता है। पारिस्थितिकी जो है स्थायी मितव्ययता है, यह किस आंदोलन का नारा है? तो यह जो है चिपको आंदोलन का नारा है। चिपको आंदोलन पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए किया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। इस आंदोलन का नारा था पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययता है। इसके नेतृत्वकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा थे। चिपको आंदोलन मूलतः उत्तराखंड के वनों की सुरक्षा के लिए वहाँ के लोगों द्वारा 1970 के दशक में आरंभ किया गया था, 1972 में। ठीक है, इसमें लोगों ने पेड़ों को गले लगा लिया ताकि उन्हें कोई काट ना सके। यह आलिंगन चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार का आंदोलन दक्षिण भारत में चलाया गया जिसे इपको आंदोलन कहते हैं। चिपको आंदोलन संबंधित है किससे? तो ये पादप संरक्षण से संबंधित है। ठीक, अगला है, अब यहाँ पे पारिस्थितिकी पदछाप एवं मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट से संबंधित प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई क्या होती है? तो ये भूमंडलीय हेक्टेयर होती है। पारिस्थितिकी पदछाप की जो इकाई होती है वो क्या होती है? भूमंडलीय हेक्टेयर होती है। अगला है, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी पदछाप कहते हैं। ठीक है, इकोसिस्टम फुटप्रिंट कहते हैं। पारिस्थितिकी घटकों की वह आवश्यक मात्रा जो मनुष्य को उसकी जीवन शैली को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होती है, पारिस्थितिकी पदछाप कहलाती है। इसके अंतर्गत मनुष्य द्वारा कार्बन उत्सर्जन का भी मापन किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन के सामाजिक मूल्य पद का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? देखिए, आर्थिक मूल्य के रूप में यह निम्नलिखित में से किसका माप है? तो यहाँ पे 4 विकल्प। पहला, प्रदत्त वर्ष में 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालीन क्षति को यह निरूपित करता है। यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए, प्रदत्त वर्ष में 1 टन के कार्बन, ध्यान रखिए 1 टन याद रखिएगा, 1 टन के उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालीन क्षति या आर्थिक मूल्य के रूप में मतलब दीर्घकालीन क्षति को कार्बन का सामाजिक मूल्य, सोशल कास्ट ऑफ कार्बन कहते हैं। अगला है, मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं के निम्नलिखित प्रमुख वर्गों का वर्णन करता है। कौन कौन से वर्गों का? व्यवस्था, समर्थन, नियंत्रण, संरक्षण और सांस्कृतिक। निम्नलिखित में से कौन सी एक समर्थन सेवा? तो 4 विकल्प हैं, खाद्यान्न और जल का उत्पादन, जलवायु और रोग का नियंत्रण, पोषक चक्रण और फसल परागण, विविधता अनुरक्षण। तो इसमें जो सी ऑप्शन है, पोषण चक्रण और फसल परागण, ये समर्थन सेवा है। क्या है? समर्थन सेवा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पोषण चक्रण और फसल परागण ये आपका समर्थन सेवा है। अब पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। इसमें जो आपका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित वृक्षों में से कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? तो यूकेलिप्टस जो है, यूकेलिप्टस को पारिस्थितिकी मित्र नहीं माना जाता है। क्यों? यूकेलिप्टस को उसकी अत्यधिक जल ग्रहण शक्ति के कारण पर्यावरण शत्रु के रूप में घोषित किया गया है। इसको जिस स्थान पर लगाया जाता है वहाँ की मिट्टी का जलस्तर काफ़ी नीचे चला जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया का पौधा रहा है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी दलदली क्षेत्र पाए जाते रहे हैं, उन दलदली क्षेत्रों में ये पेड़ उगता रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? तो यूकेलिप्टस है। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा पर्यावरणीय संकट माना जाता है? तो यूकेलिप्टस है। स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण क्या है? स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण तालाब और दलदल है। स्थिर जल के आवास
स्थिर जल के आवास लैंटिक आवास के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें आपका तालाब है, दलदल है, आर्द्रभूमि है, झील है, जलाशय हैं इत्यादि। वह क्षेत्र जो दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है, इसे क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं। इकोटोन दो अलग अलग प्रकार के समुदायों को अलग करने वाली वनस्पति का क्षेत्र है। इसे संक्रमण क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। उदाहरण, वनों और घास के मैदानों को जोड़ने वाला क्षेत्र या मैदानी क्षेत्रों के बीच चलने वाली एक धारा। इस क्षेत्र की वनस्पति अत्यधिक विशिष्ट होती है और यह क्षेत्र संकीर्ण या चौड़ा हो सकता है। अगला प्रश्न है कि दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रमण का क्षेत्र क्या कहलाता है? इकोटोन कहलाता है। इकोटोन, डी ऑप्शन। दो जैविक समुदायों के मध्य का संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है? इकोटोन कहलाता है, बी ऑप्शन। लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण कौन सा है? लोटिक जो स्थिर जल वाले होते हैं, तो इसमें आपका लोटिक नहीं, लोटिक में स्थिर वाले नहीं आएंगे, ठीक है, वो लैंटिक में आएंगे। जो स्थिर जल वाले होते हैं वो लैंटिक होंगे। लोटिक में मतलब जो प्रवाहशील हों, तो तालाब, दलदल, मार्सी एरिया, ये आपके लैंटिक में आएंगे, लैंटिक में आएंगे, और लोटिक में आपका नदी आ जाएगा। लोटिक पारिस्थितिक तंत्र किसी भी प्रकार का गतिमान जल हो सकता है, जैसे कि नदी, स्प्रिंग, चैनल या स्ट्रीम, क्रीक इत्यादि। एक लोटिक पारिस्थितिक तंत्र में पानी के स्रोत से मुंह तक वायुमंडलीय गैसें, मैलापन, अनुदैर्ध्य तापमान, उन्नयन और घुलनशील पदार्थ मिश्रित होते हैं। तो लैंटिक आवास और लोटिक पारिस्थितिक तंत्र में अंतर याद रखिएगा। अगला है सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से या निम्नांकित में से कौन सा है? तो महासागर है। सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो महासागर है। पारितंत्रों की घटती उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? घटते में मतलब अधिक से कम की तरफ चलेंगे, तो सबसे अधिक किसकी उत्पादकता है? वो है आपकी मैंग्रोव की। किसकी है? मैंग्रोव की। फिर घास स्थल, फिर झील, फिर सबसे कम महासागर हो जाएगा। ये क्रम याद रखिएगा। निम्न से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी, डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था? तो डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नीज नेस ने किया था। अर्नीज नेस ने 1973 में किया था। गहन पारिस्थितिकी या डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। मोनोक्लाइमेक्स अर्थात एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? F.E. क्लेमेंट्स ने। F.E. क्लेमेंट्स ने जो है एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। मोनोक्लाइमेक्स सिद्धांत का प्रतिपादन F.E. क्लेमेंट्स ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक क्षेत्र में एक समुदाय उच्चतर स्तर पर विकसित समुदाय होता है, जबकि दूसरी ओर अन्य समुदाय विकसित हो रहे होते हैं। पारिस्थितिकी निचे या आला की संकल्पना को प्रतिपादित किया था किसने? तो इसे ग्रीनले ने। किसने? प्राकृतिक निचे या आला की संकल्पना ग्रीनले ने, सर्वप्रथम जोसेफ ग्रीनले ने वर्ष 1917 में प्रस्तुत किया था, जिसे इन्होंने सूक्ष्म आवास माइक्रो हाइबिटेट्स कहा था। अगला है पारिस्थितिकी निकेत या आला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही हैं? यहाँ पे दो चीज़ें दी गई हैं। पहला, यह उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती है। सही है। यह उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती है। दूसरा, प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है। ये कथन भी सही है। दो के दोनों कथन यहाँ पर सही है, 1 और 2, तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, यहाँ पे दो सूचियाँ हैं, पारिस्थितिकी सरोकार और कानून पारित करने का वर्ष, इन्हें सुमेलित करना। तो यहाँ पे देख लीजिए, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है ये 1972 में आता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आता है। जनजातियों अन्य पारंपरिक वन निवासियों के वन अधिकारों को मान्यता दी जाती है कब? 2013 में। और वन संरक्षण 1988 में आता है। देखिए, जनजातियों अन्य पारंपरिक वन निवासियों के वन अधिकारों को मान्यता अधिनियम दिसंबर 2006 में पारित होता है। ठीक है, यहाँ पे 2013 से सुमेलित नहीं होगा, तो यहाँ पर 2013 नहीं होगा। वन संरक्षण 1988, तो यहाँ पर सी वाला जो है, सी वाले कोई सुमेल नहीं है। एक सेकेंड, थोड़ा सा और गड़बड़ है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित हुआ था, ना कि 1988। तो 1988 भी कोई नहीं है, ना ही 2013 से कोई सुमेलित होगा, ना ही 1988, क्योंकि वन संरक्षण अधिनियम 1980 का है। तो ध्यान रखिएगा, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जनजातियों अन्य पारंपरिक वन निवासियों के वन अधिकारों को मान्यता 2006 में आता है अधिनियम। वन संरक्षण 1980 का है। तो इस प्रकार से कोई सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे स्टार लग गया। इसलिए निम्नलिखित में से कौन किसी जल निकाय में घनत्व डेंसिटी प्रवणता को दर्शाती है? तो इसमें पिक्नोक्लाइन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है।
हेलोक्लाइन जो होता है, हेलोक्लाइन किसी जल निकाय में लवणता प्रवणता को प्रदर्शित करती है। और थर्मोक्लाइन जो होता है किसी जल निकाय में गहराई के साथ तापमान परिवर्तन को दर्शाती है। अगला है पारितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में, पारितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह अपवेलिंग क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये निम्नलिखित माध्यम या माध्यमों से समुद्री उत्पादकता बढ़ाते हैं। किन माध्यमों से? यहाँ 3 के बारे में बात किया गया है। पहला, अपघटक सूक्ष्मजीवों को सतह पर ला करके नहीं, पोषकों को सतह पर ला करके बिल्कुल, पोषकों को सतह पर ला करके ये जो है बढ़ाते हैं, ठीक है। इनको खाने के लिए अन्य जीव आते हैं। अधिस्थली जीवों को सतह पर ला करके नहीं, तो यहाँ पर केवल दूसरा वाला ही सही है, केवल 2 बी ऑप्शन। समुद्री उत्प्रवाह एक ऐसी घटना है जिसमें वायु प्रवाह द्वारा समुद्र की सतह पर विद्यमान गर्म पोषक रहित जल को सघन ठंडे तथा पोषक तत्वों से परिपूर्ण जल द्वारा स्थानांतरित कर दिया जाता है। समुद्री उत्प्रवाह की घटना से पोषक पदार्थ समुद्री सतह पर आ जाते हैं जिससे समुद्री उत्पादकता में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? 2 कथन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला, पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र वे होते हैं जिन्हें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन घोषित किया गया है। नहीं, ये कथन गलत है क्योंकि पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र वे होते हैं जिन्हें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत घोषित किया गया है, तो पहला गलत। दूसरा, पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र को घोषित करने का प्रयोजन है उन क्षेत्रों में केवल कृषि को छोड़कर सभी मानव क्रियाओं पर प्रतिबंध लगाना। नहीं, कृषि पर भी प्रतिबंध लगता है, इसमें कृषि पर भी प्रतिबंध लगता है, इसलिए दूसरा कथन भी गलत है। देखिए, कृषि को छोड़कर सभी मानव क्रियाओं का निषेध नहीं है, बल्कि कुछ पर प्रतिबंध लगाया गया और कुछ को विनियमित किया गया है, ठीक। तो ये होता है, इसलिए पहला दूसरा दोनों कथन यहाँ पर गलत है, डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है कथन कांड का प्रश्न है। कथन कांड का प्रश्न है, अभिकथन है कि पारिस्थितिकी के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं, बिल्कुल निर्भर है, तो अभिकथन गलत हो गया। कारण, मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, ये सही है, तो कथन गलत है, कारण सही, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है? मानव जनित मतलब कृत्रिम जीवों का, तो जो आपके फसली भूमि होती हैं ये मानव जनित जीवों का उदाहरण है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके पास 3 कथन दिए गए हैं, बताना इनमें से सही कौन से। पहला, विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियाँ उष्णकटिबंधीय सागर जलों में मिलती हैं। विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियाँ उष्णकटिबंधीय सागर जलों में मिलती हैं, सही है। दूसरा, विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियाँ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के राज्य क्षेत्रों में स्थित हैं, ये भी सही है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियाँ कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों का परपोषण करती हैं, ये भी सही है। 3 के तीनों कथन यहाँ पर पूरी तरीके से सही है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3। देखिए, प्रवाल भित्तियों का निर्माण सागरी जीव, मूंगे या कोरल पॉलिप के अस्थिपंजरों के समेकन तथा संयोजन द्वारा होता है। प्रवाल भित्ति का निर्माण लगभग 25 डिग्री उत्तर से 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य उष्णकटिबंधीय महासागरों में किसी तट या द्वीप के सहारे होता है। रीफ बेस एक ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर कोरल रीफ के अनुसार विश्व में कुल प्राप्त भित्ति के कुल प्रवाल जो भित्ति है उसके क्षेत्रफल का लगभग 19% ऑस्ट्रेलिया में, 17% इंडोनेशिया में है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियाँ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस के राज्य क्षेत्र में स्थित हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियाँ कहीं अधिक संख्या में जंतुओं का परपोषण करती हैं, ये भी सही है। आगे तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने इस सेक्शन को कवर किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।